हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम एंड एंजॉइंग योर स्टडी। ओके, टुडे इज अवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेशनरी वेव्स का डिराइव किया था, इक्वेशन डिराइव किया था। देन स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है वो हमने देखा था। सो कल का जो क्वेश्चन था वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स एंड शो दैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वल स्पेस, मतलब नोड्स एंड एंटी नोड्स कैसे इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म होते हैं वो आपको शो करने का, वो हमने कल देखा था। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज ए थ्योरी। उसके बाद आज का जो टॉपिक है, कल के जो भी पॉइंट से आज रिवाइज होने वाले इन द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है। अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स। इफ इट इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स देन यू हैव टू राइट 8 पॉइंट्स। सो ईच पॉइंट कैरीज द हाफ ऑफ मार्क्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स डिफाइन कैसे करेंगे और स्टेशनरी वेव्स फॉर्म कैसे होता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या बोला था हमने कल? If two progressive wave either transverse और longitudinal दोनों भी हो सकते हैं, travels along the same path पे आ रहे in the opposite direction, तो superimpose होने के बाद क्या होता है? Travels along the same path in a opposite direction. After superimposition, the resultant is in the form of loops are called as stationary waves. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Stationary waves बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ऐसे स्टेशनरी वेव्स आपका फॉर्म होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? नोड एंड एंटी नोड को डिफाइन करने का है। तो इन स्टेशनरी वेव्स सम पॉइंट्स एट सम पॉइंट देयर इज अ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका क्या है? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड पॉइंट। और जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी नोड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए। देन फाइनली हमने जो कंडीशन देखा था, कंडीशन फॉर नोड एंड कंडीशन फॉर एंटी नोड, उससे आपको डिस्टेंस पता चला था। दो नोड और नोड के बीच का नोड एंड उसके कंसेक्यूटिव या इमीडिएटली आने वाले नोड, तुरंत आने वाले नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। और एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना रहेगा? सेम ही रहेगा, λ/2। ये नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, अदरवाइज ये एंटी नोड और ये एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। बट अगर हम लोग बात करेंगे नोड और कंसेक्यूटिव एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड और एंटी नोड और नोड, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। तो ये हमने कल के डेरिवेशन में देखा था। सो दीस आर द 5 पॉइंट्स। देन नेक्स्ट, स्टेशनरी वेव्स में हर एक पॉइंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम ही होता है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम ही है। खाली उनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट, देन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? कम होते जाता है। बट ये जो पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या रहेगा? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। खाली ये इतने डिस्टेंस तक वाइब्रेट होगा, ये इतने डिस्टेंस तक वाइब्रेट होगा, ऐसे। तो फ्रीक्वेंसी एट ऑल पॉइंट इज सेम बट एम्पलीट्यूड वेरीज पीरियडिकली। एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है? पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होते रहता है। So this is nothing but 6 कैरेक्टरिस्टिक। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या बोला था? प्रोग्रेसिव मतलब वेव प्रोपोगेशन क्या होता है आपका? डिस्टर्बेंस आगे आगे प्रोपोगेट होता है, वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसमिट होता है। बट इन स्टेशनरी वेव्स देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्रोपोगेट नहीं होता है। सो इट इज अ लोकलाइज्ड वेव और द रिजल्टेंट वेव वेलोसिटी इज 0, therefore it is called as standing or stationary wave.
स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको कहीं पे भी ऐसे मूव होते हुए नहीं दिखेगा, वो उसी जगह पे क्या होगा, ऐसे वाइब्रेट होते रहेगा। Hence such a waves are called as standing wave. अभी एनर्जी प्रोपोगेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि देयर आर टू वेव्स, ये आपका फर्स्ट वेव है और ये सेकेंड वेव है, दोनों का एनर्जी सेम है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो वो एनर्जी क्या होता है, दोनों कैंसिल होके एनर्जी का ट्रांसमिशन, नेट रिजल्टेंट एनर्जी क्या होता है वहां पे जीरो, मींस नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, सेम लूप सेम फेज, मतलब सेम लूप के जो पार्टिकल्स है उनका वाइब्रेट होने का जो फेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। बट अगर हम लोग डिफरेंट लूप की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, इन दोनों का फेज क्या रहेगा, अपोजिट होगा। मतलब कंसीडर करो ये सेम गांव वाले, ये अब ये गांव चेंज हो गया था, तो सेम गांव में जो पीपल्स रहेंगे उनका रहन सहन सब सेम रहेगा। बट अगर आपका गांव चेंज हो गया तो उनका रहन सहन जो भी कुछ रहेगा वो अलग रहेगा। सो वी कैन से दैट इन द सेम लूप particles vibrate with the same phase of oscillation, but if you consider the different loop, then particles are oscillate with the out of phase. Same loop, same phase. If we compare with the another loop, then phase changes, phase change, that is out of phase. Same loop, same phase. डिफरेंट लूप और एडजेसेंट लूप बोलेंगे हम लोग उसको, एडजेसेंट लूप, आउट ऑफ फेज। ओके, सो दीज आर द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, नोट इट डाउन। ओके, नाउ सी we have to now see the difference between progressive wave and stationary waves. The stationary waves are formed because of the progressive wave. Still there is a difference between progressive wave and stationary waves. So left side पे हमने लिया है progressive wave और right side पे हमने लिया है stationary wave. तो क्या difference है? तो let's start. प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी डिस्टर्बेंस फॉर्म होता है वो आगे आपका प्रोपोगेट होता है, प्रोग्रेस होता है। सो इन प्रोग्रेसिव वेव डिस्टर्बेंस इज प्रोपोगेटेड विद सम वेलोसिटी, विद पर्टिकुलर वेलोसिटी, बट ऐसा स्टेशनरी वेव्स में नहीं होता है। स्टेशनरी वेव्स में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो उसी जगह पे खाली वाइब्रेट होता है, वो प्रोपोगेट नहीं होता है। सो देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्टेशनरी वेव। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। देन प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ये आपका प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल को एक बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाना होता है, देन मिनिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक हर एक पार्टिकल को जाने का है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इन स्टेशनरी वेव्स अगर ये वाला पार्टिकल नोड पॉइंट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, जीरो पे ही रहेगा। ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, ये वाले पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ये वाले पार्टिकल का इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो पार्टिकल टू पार्टिकल एम्पलीट्यूड चेंजेस एंड एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स इन अ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, देन प्रोग्रेसिव वेव में ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग। स्टेशनरी वेव्स में ये जो नोड वाला पॉइंट होता है वो छोड़ के बाकी के सब पॉइंट आपके मूव होते हैं। सो नोड पे जो पार्टिकल्स है वो कैसे आपके रेस्ट पोजीशन पे, अदर देन ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग। और प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या, इन प्रोग्रेसिव वेव देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है। यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स में आपका एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दो सेम प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वल एनर्जीज आर क्रॉसिंग ईच अदर in opposite direction, hence the cancellation of energy, no transfer of energy। easy है, note it down। okay, now we have to see the new concept। actually ये concept
आपका ऑसिलेशन चैप्टर में भी है, बट इस चैप्टर में भी दिया है, सो वहाँ पे हमने नहीं किया था. सो वी विल सी दिस टॉपिक हियर ओनली. फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड व्हाट वी मीन बाय रेजोनेंस. तो यहाँ पे हमने एक पेंडुलम बनाया है. ये पेंडुलम के आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है. जब तक ऑसिलेशन वाइब्रेशन चलता रहेगा, पेंडुलम तेरा नाम रहेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू कांसेप्ट. व्हाट डू मीन बाय फ्री वाइब्रेशन. वाइब्रेशन तो आप सबको पता है कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन मतलब क्या, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और सर्टेन फिक्स पोजीशन. तो एक पेंडुलम लिया है मैंने. इस पेंडुलम को मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया. तो छोड़ने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर उसका ऑसिलेशन होगा ऐसे, और धीरे धीरे करके उसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का टोटल, तो धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड ऐसे कम होते जाएगा, आपका रिड्यूस होगा और फाइनली इट विल स्टॉप एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन. जो खुद से एक ही बार उसको डिस्प्लेस किया था हमने, उसके बाद छोड़ दिया था. तो बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है और ये ओरिजिनल पोजीशन पे आपका रेस्ट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. तो सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन. और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो हियर पेंडुलम vibrate with its natural frequency. Now see the second case, forced vibration. फर्स्ट वाला केस कौन सा था, एक ही बार उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके बाद ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया. फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब क्या, मैं कंटिन्यूसली ऐसे पेंडुलम को क्या कर रहा हूँ, बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. मेरे हाथ के मूवमेंट की वजह से अभी पेंडुलम का भी ये मोशन हो रहा है. तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन. तो ये वाइब्रेशन आपका चलता ही रहेगा, जब तक मैं हाथ को ऐसे मूव करता रहूंगा ये वाइब्रेशन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. सो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. पीरियोडिक का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद वो आपका फोर्स रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक. पर्टिकुलर टाइम के बाद फोर्स रिपीट हो रहा है. सो हियर वाइब्रेशन, वो अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इसका वाइब्रेशन नहीं होगा. इसका वाइब्रेशन किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. इसकी जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ही वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा. तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम लोग बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन. देन ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा था, एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा था. नाउ सी द रेजोनेंस. So let's consider the practical example of this free vibration and forced vibration. Consider the example of झूला in the garden. गार्डन में सब लोग गए होंगे, झूले में भी बैठे होंगे सब लोग, राइट. तो फर्स्ट केस कंसीडर करो कि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है उस झूला झुलाने के लिए, आपके पास कोई पार्टनर नहीं. तो आप लोग झूले में बैठे हो, तो झूला झुलाने के लिए आप लोग क्या करते हो, एक बार पैर से उसको पुश करते हो. तो कंसीडर करो आपने एक ही बार उसको पुश किया और छोड़ दिया, तो ये झूला ऐसे झूलेगा और थोड़ी देर के बाद स्टॉप होगा, राइट. उस झूले को कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैर से कंटिन्यूअसली उसको पुश करना पड़ता है. पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद आप उसको क्या करते हो, जमीन से पैर को पुश करते हो. तो उसकी वजह से आपका ये झूला कंटिन्यूअसली ऐसे ऑसिलेट होते रहता है. वो नहीं किया होगा, नहीं एक दूसरा ऑप्शन है उसके लिए, आप लोग बॉडी को ऐसे मूव करते हो, तो उसकी वजह से भी आपका झूला कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है. तो उसका मतलब क्या, हम लोग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करके एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करके इस झूले को कंटिन्यूअसली मोशन में रखते हैं. तो दिस इज द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. और एक ही बार उसको डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो हो गया आपका फ्री वाइब्रेशन. नाउ द लास्ट केस इज व्हाट, रेजोनेंस. ये रेजोनेंस क्या है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. रेजोनेंस इज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन बट इट इज अ स्पेशल केस. रेजोनेंस में होता क्या है, अगर इस पेंडुलम को मैं जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इस
पेंडुलम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच हुआ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज लाइक इनबिल्ट फ्रीक्वेंसी, पहले से उसमें कुछ तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल कैपेसिटी ऑसिलेट होने की, उस फ्रीक्वेंसी के साथ ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर मैच होता है तो आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एंड दैट केस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप लोग घर पे स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, वो हो गया आपका नेचुरल कैपेसिटी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया। जब भी एग्जाम पास आता है तो पेरेंट्स या कोई सब टीचर्स आपको सब एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, पढ़ाई करो, बड़ा ऐसा बनने का है, वैसा करने का है, ये करने का है, वो करने का है, तो वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी के साथ आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, राइट? तो वो हो गया आपका फोर्स पढ़ाई, और पहले वाला पढ़ाई था वो आपका फ्री पढ़ाई था, उसके बाद फोर्स पढ़ाई हो गया, फोर्स स्टडी। देन रेजोनेंस कब होता है? आपका कैपेसिटी अगर टीचर के कैपेसिटी के साथ मैच हुआ, मतलब टीचर ने जो कुछ कहा है आपने सब फॉलो किया, तो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होकर आपका रिजल्ट मैक्सिमम आ सकता है, सो दैट केस वुड बी रेजोनेंस। सो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है? सो नोट इट डाउन। सो और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सस्पेंशन ब्रिज एंड सोल्जर्स का। कंसीडर दिस इज अ सस्पेंशन ब्रिज, ये ब्रिज इलास्टिक मटेरियल से बना है, तो इसका ये भी क्या हो सकता है? वाइब्रेट हो सकता है, और इसका कुछ तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगा ऑफ ऑसिलेशन। जब सोल्जर्स, कंसीडर करो ये सब सोल्जर्स इस सस्पेंशन ब्रिज से क्रॉस हो रहे हैं, तो सोल्जर्स अपने तरह नॉर्मली वॉक नहीं करते, वो कैसे वॉक करते हैं? मार्चिंग बोलते हैं उसको, मार्चिंग, अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो एक वो क्या हो गया आपका? एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया, राइट? मतलब वो एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच होता है, तो इस सस्पेंशन ब्रिज का जो भी एम्पलीट्यूड है वो इससे मैक्सिमम होगा, ऐसे ऑसिलेट होना स्टार्ट होगा, एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ कोलैप्सिंग द सस्पेंशन ब्रिज। हेंस द सोल्जर्स आर, इसलिए सोल्जर्स को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन ब्रिज से जब वो जाते हैं तो उनको उनका रेगुलर मार्चिंग स्टॉप करने के लिए बोलते हैं, सो दैट इज द रीजन। सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर। अब तक जितने भी हमारे लेक्चर हुए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के, उस सब लेक्चर्स को रिवाइज करो, पढ़ो, लिखो। इसका पीडीएफ नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आपको डिटेल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उस नोट्स को कॉपी कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच।